नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम पे। कहने का मतलब कि अगर सिंगल पॉइंट मास हुआ करता था, एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, तो सिंगल ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू ma हमको लगाते आता है। लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ जाएं और हम एक साथ सभी ऑब्जेक्ट्स पर F इक्वल टू ma लगाना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाए, वही आज हमको पढ़ना है। तो हेडिंग लिखेंगे आप सभी लोग NLM फॉर सिस्टम या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम। देखो, सिंगल ऑब्जेक्ट का FBD बनाकर सिंगल ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू ma लगाना हमने सीख लिया है। अब हम चाह रहे हैं कि हमको सिंगल ऑब्जेक्ट पर यह काम ना करना पड़े, हम पूरे के पूरे सिस्टम पे एक ही बार में F इक्वल टू ma लगा दें। तो वो चीज हम यहां पर सीखना चाह रहे हैं। तो कुछ नया नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई सिस्टम था। अच्छा, बार बार सिस्टम बोलता हूं। सिस्टम का मतलब पता होगा सबको, नहीं पता हो तो हम बता दे रहा हूं। सिस्टम का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी। बस मतलब जितना एरिया को, जितने हिस्से को आप स्टडी करना चाहते हो उसको आप सिस्टम बोलते हो। तो मान लेते हैं कि मैं इतना बस स्टडी करना चाहता हूं। मान लेते हैं मैं सिर्फ इतने हिस्से पर ही F इक्वल टू ma लगाना चाहता हूं, तो इसको मैंने सिस्टम बोल दिया। अब मान लेता हूं मैं कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हुआ करते थे। यहां कहीं पर m1 होता होगा, फिर कहीं पर m2 होता होगा, फिर कहीं पर m3 होता होगा, ऐसा। इस सिस्टम पर बाहर से कुछ फोर्सेस आते होंगे। तो मान लेते हैं बाहर से इस पर जो फोर्स आए हैं वो है F एक्सटर्नल, या आप लोग पूरा लिखेंगे। AXT का मतलब एक्सटर्नल है। और सिस्टम के अंदर भी कुछ फोर्सेस होते होंगे जो कि F इंटरनल होते होंगे। F एक्सटर्नल मतलब जो फोर्सेस पर बाहर से लगे, जैसे कि मान लो mg है ना, mg बाहर से लग रहा होगा, अर्थ लगा रही होगी ना बाहर से mg, तो एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल mg हो गया। इंटरनल फोर्स का मतलब इसने इस पे जो फोर्स लगाया, उसने इस पे जो फोर्स लगाया, इसने उस पे जो फोर्स लगाया, इन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस बोल सकते हैं। तो NLM फॉर सिस्टम बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है कि जो वेक्टर F नेट एक्सटर्नल है, सिर्फ एक्सटर्नल, ठीक है। सेम टू सेम जैसा न्यूटन का सेकंड लॉ था, बिल्कुल वैसे ही है। न्यूटन का सेकंड लॉ भी नेट एक्सटर्नल की ही बात करता था, ये भी सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सटर्नल की ही बात कर रहा है। इंटरनल फोर्सेस से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो NLM फॉर सिस्टम कहता है कि F नेट एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब कोई नई बात नहीं है। अगर सिंपल सी बात बोली जा रही है कि अगर सिंगल पार्टिकल होता तो F इक्वल टू ma होता, और अगर बहुत सारे पार्टिकल हो जाते तो F इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 एंड सो ऑन चलता रहता। तो ये होता है NLM फॉर सिस्टम। वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, फिर इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा उस पर NLM फॉर सिस्टम पे, तो मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इसके ऊपर एक ब्लॉक था 1 kg का। उसके बाद आया था एक स्प्रिंग, जो कि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है। मजे की बात यह है ना, एक ब्लॉक, फिर बीच में एक स्प्रिंग, और उसके बाद एक और ब्लॉक, इसका मास 2 kg है। अब बोला जाता है कि इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के, एंड द फोर्स इज 10 न्यूटन। ऐसा फोर्स लगाने की वजह से इस ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन आया है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक के पास क्या एक्सेलरेशन होता होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे दिक्कत वाली बात क्या है, स्प्रिंग हमने नहीं पढ़ा, अब फिर भी हमको एक क्वेश्चन करना है।
तो ऐसे मौकों में यूज होता है न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम। ध्यान से समझिए बात को। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें किसी एक फोर्स से आपको नफरत हो, मान लो स्प्रिंग आपसे नहीं आता, जब जब आपके सामने स्प्रिंग आता है मान लेते हैं कि आप डर जाते हो। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो हमने स्प्रिंग पढ़ा ही नहीं है लेकिन मान लो अगर मैं स्टूडेंट हूं और मान लेते हैं मुझे स्प्रिंग से डर लगता है, तो मेरे लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बहुत ही अच्छा टूल है। बहुत अच्छा टूल ऐसे है कि अगर मुझे स्प्रिंग से डर लगता है तो मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं इतने पार्ट को एक सिस्टम मान सकता हूं। अगर मुझे स्प्रिंग से डर लगता है तो मैं इतने पार्ट को एक सिस्टम मान सकता हूं, और अगर मैंने इतने पार्ट को एक सिस्टम मान लिया तो ध्यान से देखिए, अब जो स्प्रिंग फोर्स लगाता होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाता होगा। अब स्प्रिंग कितना फोर्स लगाए, क्या फोर्स लगाए, कांस्टेंट फोर्स लगाए या वेरिएबल फोर्स लगाए, इनटू द ऑब्जेक्ट फोर्स लगाए या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फोर्स लगाए, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना मुझे। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो चुका है, और एनएलएम फॉर सिस्टम में इंटरनल फोर्स तो लिखते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं। तो ये कुछ स्पेशल रीजंस होते हैं जिस वजह से एनएलएम फॉर सिस्टम पढ़ाया जाता है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती दुनिया को। तो देखिए लगा देते हैं एनएलएम फॉर सिस्टम, यूज किया मैंने समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। कौन सा एक्सिस में यूज कर रहा हूं, साफ साफ क्लियर है आपको। देखो समेशन एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस में मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। तो एक्स में लगने वाले फोर्सेस देखिए, ये लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, तो क्या लिखूंगा, -10 इज इक्वल टू m1a1, m1 1 kg और उसका एक्सेलरेशन -4। ठीक है, m1a1 प्लस m2 2 kg और उसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, तो क्या लिखूंगा, -a2। ऐसा। अब यहां से a2 आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a2 इज इक्वल टू 10 - 4। तो a2 यहां से आ जाता होगा कितना, 3 आ जाता होगा a2। तो ये फायदे होते हैं एनएलएम फॉर सिस्टम के। सिंपल सी बात है, एनएलएम फॉर सिस्टम आप तब लगाओगे जब आपको किसी फोर्स से छुटकारा चाहिए हो। ठीक है, तो मान लो अगर आपको स्प्रिंग से छुटकारा चाहिए तो सिस्टम मान लो। मान लो स्प्रिंग नहीं होता, मान लो स्प्रिंग नहीं होता, इसके बीच में रस्सी होती, आपको रस्सी अच्छी नहीं लगती, इसको सिस्टम मान लो। मान लो ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे चिपके हुए होते, मान लो ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे चिपके हुए होते, तो फिर इनके बीच में नॉर्मल आ रहा होता। मान लेते नॉर्मल आपको अच्छा नहीं लगता, तो इस पूरे को क्या मान लो, सिस्टम मान लो। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर किसी फोर्स से आपको छुटकारा चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से सिस्टम मानोगे कि वो फोर्स इंटरनल हो जाता हो, और जैसे ही वो फोर्स इंटरनल हुआ आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि एनएलएम फॉर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही आते हैं। तो वीडियो पॉज करेंगे, इस सिंपल से एग्जांपल को नोट करेंगे, फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो एक टेबल पे रखा हुआ था, और ये जो है ये वर्टिकली मूव कर रहा है। कहने का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में अगर mg आया भी होगा तो वो नॉर्मल से बैलेंस हो गया होगा, लेकिन यहां पर आपको mg भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये तो हवा में मूव कर रहे हैं ना कहीं पे। तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है, ये 1 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, इनके बीच में एक स्प्रिंग होता है, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन पूछा जाता है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, बन जाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि mg का भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। लिखा मैंने समेशन एफ वाई इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। कितना आसान है फिजिक्स, सिर्फ y में लगने वाले फोर्सेस लिखने हैं, और वो भी एक्सटर्नल। तो देखिए ये लगा एक बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब आप तभी समझ पाएंगे जब आप सिस्टम ड्रॉ करें। तो ये आपका सिस्टम है, ये आपके लिए सिस्टम है।
तो अगर ये सिस्टम है तो इस पर बाहर से एक फोर्स आया जो कि 50 न्यूटन का है, तो लिखा मैंने यहां पर 50। फिर इन पे बाहर से mg भी लगते होंगे, है ना। mg का एरो देखो भले अंदर दिखे, भले mg का एरो आपको इस डब्बे के अंदर दिखे, इस सिस्टम के अंदर दिखे, बट mg इज नॉट एन इंटरनल फोर्स, mg बाहर से लगता है। mg इन पे कौन लगा रहा होगा, अर्थ लगा रही होगी, तो mg भी कैसा है, एक्सटर्नल है, mg भी आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में एक वो आ गया 50, दूसरा एक आता इसका mg और एक और आता इसका mg। दोनों mg नीचे होते हैं इसलिए डाउनवर्ड लिखा। देख सकते हो इसका mg 10 होगा, इसका mg 20 होगा, तो वही लिखा है -10 -20। तो ये नेट फोर्स हो गया। अब क्या बचा, कुछ नहीं, m1a1 देखो, m1a1 प्लस m2a2। तो यहां से आप a2 बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 50 - 10 - 20 कितना हो जाता है, ये 20 हो जाता, और ये होता है 2 + 2a2, तो a2 आ जाता है यहां से 9। कोई जी मत समझ लेना, हाँ 9 लिखा हुआ है। तो ऐसे सिंपल से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं NLM फॉर सिस्टम पे। तो वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को भी नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूडो फोर्स। जो अभी अभी हमने NLM फॉर सिस्टम पढ़ा और ये जो सूडो फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों पर कभी कभी मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं। मतलब NLM फॉर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है और सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाता है। सूडो फोर्स क्या होता है, कैसा होता है, इसकी थ्योरी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम समझेंगे। पहले जरा हम सूडो फोर्स की फील ले लेते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सूडो फोर्स क्या होता होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये बोल देना चाहता हूं मैं, इमेजिनेशन आप जो भी करोगे अब, वो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मत करना। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी आपको जो भी एग्जांपल्स बताऊंगा वो आपको नोट तो करने नहीं है, पहली बात, ठीक है। और उन एग्जांपल्स में जो भी आप इमेजिनेशन करोगे वो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इमेजिन करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इमेजिन करिए कि ये एक बाइक है, बाइक का मोशन इस डायरेक्शन में हमको करवाना है। बाइक के आगे वाली सीट में एक इंसान होता होगा जिसको मैं नहीं बना रहा हूं, और बाइक के पीछे वाली सीट में भी एक इंसान होता होगा जिसको मैं बना रहा हूं। अब आप सिंपल सी सिचुएशन इमेजिन करो, अगर आप इस बाइक को अचानक से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देते हो। इमेजिन करना इस पूरी सिचुएशन को, मैं आपके दिमाग में एंट्री मार के बिल्कुल सब कुछ नहीं बता सकता हूं, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि बाइक के आगे एक जो बाइक चलाने वाला बंदा था वो था ऐसे, और आप बाइक की पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे। मान लेते हैं आपने कहीं बाइक को पकड़ भी नहीं रखा, आप बैठे हुए बस हो, और अगर आपके आगे वाले फ्रेंड ने अचानक से बाइक को एक्सेलरेट कर दिया तो आपको अचानक से एक फोर्स फील होगा ना इस डायरेक्शन में, पीछे वाले डायरेक्शन में। अगर बाइक आगे एक्सेलरेट की गई है तो आपको फोर्स इधर फील होगा। अचानक से आपको ऐसा लगेगा अरे मैं कहीं गिर ना जाऊं। तो इस इंसान की बात करें जो पीछे वाली सीट में बैठा हुआ था, इसको अचानक से पीछे की तरफ एक फोर्स फील होगा, इसको फील होगा, इसको, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, है ना। अपने रेस्पेक्ट में मत सोच लेना, जमीन में खड़े खड़े मत सोच लेना, ग्राउंड में खड़े होके मत सोच लेना, ये जारी कहानी जो बोल रहे हैं हम, गलत हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं एक ही बात को बोल रहा हूं कि यहां जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है आपको इसके रेस्पेक्ट में सोचना है। आपको ये सोचना है कि इसको क्या फील होता होगा, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या दिख रहा होगा, ये नहीं सोचना है कि मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मुझे क्या दिख रहा होगा, ये नहीं सोचना है। मुझे ये सोचना है कि इस इंसान को क्या फील हो रहा होगा, मुझे ये सोचना है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं एक इंसान होता और मैं बाइक की पीछे वाली सीट में बैठ जाता और बाइक को अगर अचानक से आगे एक्सेलरेट किया जाता तो मुझे ऐसा लगता कि अचानक से मुझे ऐसे पीछे की तरफ कोई फोर्स लगा है। तो ये जो पीछे की तरफ फोर्स लगा है, इसी फोर्स को बोला जाता है सूडो फोर्स। ये एक एग्जाम्पल था। सूडो शब्द का मतलब होता है नकली, सूडो फोर्स मतलब होता है नकली फोर्स।
ऐसा कोई असली में फोर्स नहीं है। सिंपल सी बात सोचो ना, इस बाइक वाले को, ये जो बाइक की पीछे वाली सीट में बैठा हुआ है, इसको पीछे से थोड़ी ना कोई खींच रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको फील हो रहा होगा कि अरे पीछे से कोई फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से इसको बोला जाता है सूडो फोर्स, नकली फोर्स, फेक फोर्स। ऐसा असली में कोई फोर्स नहीं होता, ऐसा सिर्फ इसको फील होगा। वो भी कब? जब ये बाइक में बैठा हो। अगर ये ग्राउंड पे खड़ा होता तो फिर इसको ऐसा कुछ फील नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तभी फील होगा जब ये बाइक पे जाके बैठे। एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, ये नोट नहीं करना है आपको, बाकी आपकी इच्छा है, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, बस जा रही थी, बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बस की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। अब इमेजिन करो अच्छी वाली बस चल रही है, उसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है पीछे पैसेंजर सीट में। अच्छी वाली बस मूव कर रही है, बस के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है। अब आप सोचो अगर बस वाला अचानक से ब्रेक मार दे तो क्या होगा? बस का मोशन इस डायरेक्शन में था, अगर बस वाला अचानक से ब्रेक मार दे तो इस बेचारे को फोर्स फील होगा आगे की तरफ, इस बेचारे को एक फोर्स फील होगा आगे की तरफ। किसको? जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसको, ठीक है, उसको नहीं जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ग्राउंड वाले की बात ही नहीं कर रहे हम, ध्यान रखना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि कई बच्चे होते हैं बार बार बोलने के बाद भी ग्राउंड पे बैठ के अपने अपने घरों के सोफे पे लेट के ये पूरी सिचुएशन इमेजिन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं सर ऐसा तो होगा ही नहीं। तो इमेजिनेशन ही आपको बदलना है, पूरी की पूरी कहानी आपको इसके रेस्पेक्ट में इमेजिन करनी है कि इसको क्या लगता होगा, इसको क्या फील होता होगा, ये आपको सोचना है। इसको क्या फील होता होगा ये आपको सोचना है। सिंपल सी बात सोचो, अगर बस राइट डायरेक्शन में मूव कर रही होती और अगर बस वाला अचानक से ब्रेक लगा देता है तो इस इंसान को यही डर लगेगा कहीं मैं मुंह के बल सामने वाली सीट से ना टकरा जाऊं। तो इसको जो फोर्स फील होता वो इस डायरेक्शन में फील होता। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फोर्स। अब इसको किसी ने थोड़ी ना खींचा होगा आगे की तरफ, है ना। मान लो मैं बस में बैठा हूं ऐसे, अब अचानक से बस वाले ने ब्रेक लगा दिया तो मुझे अचानक से ऐसा लगेगा, ऐसा अचानक से लगेगा कि मैं आगे की तरफ गिरने वाला हूं, लेकिन मुझे आगे से किसी ने खींचा थोड़ी होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, किसी ने आगे से खींचा नहीं था, किसी ने पीछे से भी नहीं खींचा था, ऐसा सब दिमाग का भ्रम था। तो इस वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है? सूडो फोर्स। तो ये सूडो फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। इस एग्जाम्पल में और उस एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है। अच्छा एक बात सोचो, अगर बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और बस वाले ने ब्रेक अगर लगाए हैं, ब्रेक लगाने का मतलब डी एक्सेलरेट किया है, तो अगर डी एक्सेलरेट किया था तो बस का एक्सेलरेशन इधर रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है, आप देख सकते हैं कि जो ये सूडो फोर्स होता है, ये सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में होता है। देख सकते हो, इधर ए था, इधर सूडो था, यहां देख लो, इधर ए था, यहां सूडो था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं सूडो फोर्स के। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, सूडो फोर्स उसी इंसान को फील होगा जो कि बाइक पे बैठा हो या बस में बैठा हो या कार में बैठा हो या किसी जाइंट व्हील में बैठा हो और सर्कुलर मोशन कर रहा हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सूडो फोर्स के जो इजीली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, वो बस मैंने आपके सामने उठाए हैं। और बाकी के एग्जाम्पल्स जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके सामने आते जाएंगे। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल थे सूडो फोर्स के। ध्यान, सबसे जरूरी बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, वो वही है, आपको पूरी की पूरी सिचुएशन जो है इसके रेस्पेक्ट में इमेजिन करना है। आपको ये सोचना है कि इसको क्या लगता होगा, ये आपको सोचना है, इसको क्या लगता होगा, इसको क्या लगता होगा। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा हो कि सर ये आपने नया तो कुछ बताया नहीं है, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा था, इसको तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन बोलते हैं। किसी बच्चे को ये भी लग सकता है। तो बात ऐसी है, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूं, बाकी अगर किसी को नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन अलग होता है, ये अलग होता है, लेकिन सुनने में एक से लगते हैं। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो बिना पूछ तो पाओगे नहीं ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है।
तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको 9th क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया गया था ना, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पढ़ाया गया था। तो अगर आप एक ऐसे इंसान के रेस्पेक्ट में सोचोगे जो कि ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तब जाकर के आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन की हेल्प लोगे चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान के रेस्पेक्ट में सोचना चाहते हो जो कि ग्राउंड पे बैठा हुआ है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन करने के लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन की हेल्प ली जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान बस के अंदर बैठा हुआ है या कोई इंसान बाइक की पीछे वाली सीट में बैठा हुआ है, तो फिर इनके रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन करने के लिए सूडो फोर्स की हेल्प ली जाती है। मतलब बात बहुत ही क्लियर कट सिंपल है कि अगर आप इनर्शिया वर्ड की बात करोगे, अगर आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करोगे, तो आप हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करोगे, ठीक है। और अगर आप सूडो की बात कर रहे हो, अगर आप सूडो लगा के एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो सूडो आप तभी लगाओगे जब आप किसी ऐसे इंसान के रेस्पेक्ट में बात करते हो जो कि किसी एक्सेलरेटेड चीज में बैठा हुआ है। तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, इनकी खिचड़ी मत बना देना, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन आइदर और वाली कहानी है। अगर आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन यूज कर लिया तो फिर उसमें सूडो मत लगाना, और अगर आपने सूडो लगा दिया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन मत लगाना। आइदर और वाली कहानी है। या तो इनर्शिया से आप चीजों को एक्सप्लेन कर दो या फिर आप सूडो लगा के चीजों को एक्सप्लेन कर दो। इन्हीं चीजों को हम इनर्शिया से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। से सारी चीजों को हम इनर्शिया से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप इनर्शिया शब्द यूज करते हो तो फिर आप एक ऐसे इंसान के रेस्पेक्ट में सोचोगे जो कि ग्राउंड पे है। चलो ट्राई करते हैं, सोच के देखते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए सूडो भूल जाओ, यहां से सूडो हटा दो। जरा इमेजिन करो हमको क्या दिखता होगा, आपको क्या दिख रहा होगा। तो आप सोचो बस मूव कर रही थी, ठीक है, उसके अंदर इंसान बैठा हुआ था, वो भी मूव कर रहा था। बस मूव कर रही थी तो बस के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, उसके अंदर जो इंसान था उसके पास भी इनर्शिया ऑफ मोशन था। तो ये जो इंसान था, ये इंसान के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था। अब अगर बस को अचानक से रोक दिया जाए, है ना, अब अगर बस को अचानक से रोक दिया जाए तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये अपना मोशन आगे कंटिन्यू करना चाहेगा ना। सीधी सी बात है, बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए तो ये अपना मोशन तब भी आगे के डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करना चाहेगा। तो देख सकते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन की हेल्प से एक्सप्लेन करो चाहे सूडो की हेल्प से एक्सप्लेन करो, दोनों बातें एक ही होती हैं। बस ध्यान ये आपको रखना है कि जब आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन की बात करोगे तो आप ग्राउंड पे बैठ करके सोचोगे कि अगर आप ग्राउंड पे होते तो आपको ऐसा दिखता। अगर आप ग्राउंड पे होते तो आपको लगता बस चल रही है, उसके अंदर इंसान भी चल रहा है, तो इंसान के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब अगर अचानक से बस को रोक दिया जाए तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे ही जाना चाहेगा। तो यह आपने कैसे सोचा जब आप ग्राउंड पे थे। लेकिन अगर आपको सूडो की हेल्प से सोचना है तो फिर आपको बस के अंदर जाना पड़ेगा, बस के अंदर जाके आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप सोच पाओगे। अगर कोई बच्चा इतना नहीं सोच पाता है ना, अगर किसी बच्चे का एकदम दिमाग कंफ्यूज हो चुका है, अरे सर ये क्या क्या बता दिया आपने, तो उसमें भी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इतना नॉलेज अगर किसी को नहीं होता है तो भी उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं एक स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट लेवल पर अगर इतना नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो तो मैं टीचर हूं ना, तो मुझे इतना नॉलेज है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने सूडो से भी एक्सप्लेन कर दिया, मैंने इनर्शिया से भी एक्सप्लेन कर दिया। तो हो सकता है आप लोगों के पास भी इतना नॉलेज हो, आप लोग भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से कोई बच्चा ऐसा है जो कंफ्यूज हो चुका है तो वो बिल्कुल टेंशन ना ले, तब भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। समझते हैं कैसे हो सकते हैं। तो ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बाकी मैं तो मिटा रहा हूं।
तो जो भी हमने इतनी सारी बकबक की है ना, सारी बातें पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और बीच बीच में मैं याद भी दिलाता जाऊंगा कि देखो अभी मैंने ऐसा कहा था तो मैंने वैसा कहा था। तो सबसे पहली बात हमने कही थी कि जो सूडो फोर्स होता है वो एक नकली फोर्स होता है, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट यही कहता है कि इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इमेजिनरी होता है, असली में सूडो फोर्स नहीं होता, वो हमारे दिमाग का भ्रम होता है, वो हमारे दिमाग का भ्रम होता है। और वो भी भ्रम कब होता है? जब हम कार के अंदर हों, जब हम बाइक के पीछे वाली सीट में हो, जब हम बस में पीछे वाली सीट पे हो, तब हमको ऐसा भ्रम होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? सूडो फोर्स बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। दूसरी बात कि सूडो फोर्स कभी भी आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं लगाओगे। सूडो फोर्स आप हमेशा तब लगाओगे जब आप कार के रेस्पेक्ट में या बस के रेस्पेक्ट में या ट्रेन के रेस्पेक्ट में सोचते हो, वो भी तब जब उनको एक्सेलरेट किया जाए। क्योंकि अभी अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे, उसमें आपने देखा था जब एक्सेलरेशन आया था तभी सूडो फोर्स आया था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करोगे तो सूडो फोर्स की बात नहीं करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, सूडो फोर्स विल नॉट बी अप्लाइड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सूडो लगाते ही नहीं है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो यही पॉइंट आप यूज करेंगे। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो सूडो फोर्स की वैल्यू होती है, कि जो सूडो फोर्स की वैल्यू होती है वो माइनस टाइम्स m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होती है। अभी अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जो सूडो फोर्स होता है वो माइनस m होता है, सिंपल सी बात कह रहा है। अब माइनस क्यों लगाया, यहां माइनस क्यों लगा हुआ है, समझ चुके होगे आप लोग। फिर भी अगर नहीं समझ पाए तो याद दिला देता हूं। अभी अभी जो 2 एग्जाम्पल दिए थे बाइक और बस वाला, याद होगा, तो देखा था उसमें कि जो सूडो फोर्स था उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट था, है ना, इसी वजह से माइनस लगा है। वेक्टरों की दुनिया में माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑपोजिट साइन। तो अभी अभी हमने देखा था जो सूडो फोर्स होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में लगता है, इस वजह से यहां माइनस लगा हुआ है। तो LHS का मतलब आपको क्लियर होगा। RHS में नेगेटिव मैंने आपको समझा दिया। M का मतलब यहां पर मास है। अब बोलोगे सर किसका मास है? कार का मास है या पैसेंजर का मास है या बस का मास है या ड्राइवर का मास है, किसका मास है? अगला डाउट ये आ सकता है। तो सीधी सी बात है, जिसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, ये उसका मास है। बिना फालतू दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर mg लगाते हो तो मास उसी का लिखते हो ना। ठीक वैसे ही अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर सूडो लगाओगे तो मास भी उसी का लिखोगे। ठीक है, क्लियर होगा। ये मास किसका है मैं लिखवा नहीं रहा हूं, अगर किसी को ज्यादा डाउट आते हो तो वो लिख सकता है साफ साफ। यहां जो m है ये m उसका मास है जिसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो, ये उसका मास होगा। A फॉर एक्सेलरेशन है और यहां लिखा हुआ है फ्रेम। फ्रेम का मतलब आपको क्लियर नहीं होगा, तो देखो अभी क्लियर हो जाएगा। फ्रेम और कार और बस अभी क्लियर हो गया होगा। फ्रेम का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में आप सोचना चाह रहे हो। अगर आप कार के अंदर बैठ के सोचना चाहते थे तो कार का एक्सेलरेशन, अगर आप बस के अंदर बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे तो बस का एक्सेलरेशन, ऐसी कुछ बात बोली जा रही। देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 को पॉइंट नंबर 3 से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो जरा, अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सोचना चाहता
तो मेरा फ्रेम क्या हो जाता, ग्राउंड हो जाता। फ्रेम का क्या मतलब होता है, देखिए फ्रेम का मतलब होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप सोचना चाहते हो, कार के रेस्पेक्ट में सोचना चाहते हो कि बस के रेस्पेक्ट में सोचना चाहते हो। तो मान लो अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सोचना चाहता तो मेरा फ्रेम क्या हो जाता, ग्राउंड हो जाता। और ग्राउंड का क्या एक्सेलरेशन मानते हैं हम, 0। तो देख सकते हो जैसे यहां पर मैं ग्राउंड रखता तो एक्सेलरेशन ही 0 हो जाता और सूडो फोर्स भी अपने आप क्या हो जाता, 0 हो जाता। वही बोला जा रहा है सेकेंड पॉइंट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि सूडो फोर्स तभी लगेगा जब फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होता होगा। सूडो फोर्स तभी लगाया जाएगा जब बाइक एक्सेलरेट होती होगी, जब कार एक्सेलरेट होती होगी, जब बस एक्सेलरेट होती होगी, तभी लगाया जाता है सूडो फोर्स। तो इसी से हम एक और पॉइंट बना देते हैं और वो पॉइंट यही होगा कि सूडो, पूरा लिखेंगे आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सूडो फोर्स लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं सूडो विल बी अप्लाइड with respect to non inertial frames। अब ये नया शब्द आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, डरने की जरूरत नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ऐसे फ्रेम जिनके पास एक्सेलरेशन होता है, तो वही लिख देते हैं शॉर्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स मतलब जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कुछ ना कुछ होता होगा। ठीक, ऐसे फ्रेम जिनके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, दोज फ्रेम्स आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेटेड कार, एक्सेलरेटेड बस, एक्सेलरेटेड ट्रेन, ऐसा। इसी से एक और पॉइंट बना सकते हैं हम चाहें तो, दूसरा पॉइंट ये, नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि सूडो विल नॉट बी applied with respect to inertial frames। inertial frames का मतलब वो फ्रेम जिनका 0 एक्सेलरेशन है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड का 0 एक्सेलरेशन होता है, इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, अब जो पॉइंट नंबर 3 था उसको जरा हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दें। वैसे ये चीज हम बना चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं बनवा रहा हूं। वो जो बाइक और बस वाला एग्जांपल था उसमें आपने बनाया होगा, लेकिन मैंने मना भी किया था उसको बनाने का, तो हो सकता है सबने ना बनाया हो। तो मान लेते हैं ये कोई फ्रेम है, फ्रेम का मतलब कार, बस, ट्रेन, ट्रक, कुछ भी हो सकता है। ये फ्रेम है, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अब मान लो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता ऐसा, तो इस मान लेते हैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता ऐसा। अब अगर इसका डायग्राम बनाया जाए विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, कार, बस, ट्रेन, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अब अगर हमको डायग्राम बनाना है इस ब्लॉक का, इसके रेस्पेक्ट में, ब्लॉक का डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू कार, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो सिंपल है। स्टेप नंबर 1 अप्लाई mg, स्टेप 2 में आ जाएगा नॉर्मल, और एक और स्टेप लगा दो। सीधी सी बात है, आप विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम सॉल्व कर रहे थे और जो फ्रेम था वो एक्सेलरेटेड था, और जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है एक सूडो फोर्स आता है, और जो सूडो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होता है। तो इस डायरेक्शन में इस पर एक सूडो लग जाता होगा, और उस सूडो की वैल्यू क्या होती होगी, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो ऐसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर इसी को मैं ड्रॉ करना चाहूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
अगर मैं इसी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना चाहूं तो अभी अभी मैंने पढ़ाया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई सूडो नहीं लगाया जाता। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का सिंपल सा ऐसा डायग्राम बन जाएगा, नीचे mg ऊपर नॉर्मल और बात खत्म। तो इतनी देर से जो मैं स्टार्टिंग से बकबक किए जा रहा हूं उसका यही मतलब है कि अगर आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू कार बनाते हो, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक बनाते हो, तो ही आप सूडो लगाओगे। लेकिन अगर आप चीजों को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आपको सूडो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी एकदम फाइनल आंसर की बात करें, जो फाइनली सॉल्व करके आता होगा वो आप ऐसे सॉल्व करो चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, दोनों से आपका आंसर सही आएगा। प्रूफ करके बता देंगे अभी हम एक सिंपल से एग्जांपल में। ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करें, दोनों से आंसर सेम आता है। तो आप किसी भी अप्रोच से जा सकते हो, कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। बस ध्यान रखना कहानी किसकी है, आइदर और की, आइदर और वाली कहानी है। मतलब सूडो लगाओगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन की बात नहीं करोगे, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन लगाओगे तो फिर आप सूडो की बात नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। सूडो आप तभी लगाओगे जब आप किसी एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाओगे। ग्राउंड फ्रेम में अगर डायग्राम बनाओगे तो सूडो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 बड़ी चौंकाने वाली बात कहता है। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि जो न्यूटन अपने 3 लॉ बना के गया था तो उन तीनों लॉज को थोड़े से करेक्शन की जरूरत थी, एंड सूडो फोर्स इज दैट करेक्शन। तो बात कुछ ऐसी है कि न्यूटन ने जो अपने 3 लॉज दिए थे उसने वो इनर्शियल फ्रेम के लिए दिए हुए थे। न्यूटन ने जो अपने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वो लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स पर वैलिड हुआ करते थे। जैसे ही उन लॉज को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में लगाने जाते थे, आंसर्स हमारे गलत आने लगते थे। मान लेते हैं न्यूटन लॉ किसी को कार के रेस्पेक्ट में लगाना है, विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर कोई F = ma यूज करना चाहता, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन अगर कोई F = ma यूज करना चाहता, तो ऐसे में उन लोगों के आंसर गलत आया करते थे। तो उन लोगों के आंसर गलत ना आए, न्यूटन के लॉज में जो कमी है उस कमी को पूरा किया जा सके, इस वजह से सूडो फोर्स ऐड किया गया। तो सूडो फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट एंड इट इज जस्ट अ करेक्शन, इट इज जस्ट अ करेक्शन ऑन न्यूटन्स लॉज सो दैट वी कैन अप्लाई NLM फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ये बात है। फिर से बोलते हैं कि सूडो फोर्स एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। सूडो फोर्स बस एक करेक्शन होता है न्यूटन के लॉज में, सो दैट हम न्यूटन के लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अप्लाई कर सके। तो ये होती है सूडो फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन। तो यही आपको लिखना है। यहां पे मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। फर्स्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिक्स करके बोल रहा हूं, इकट्ठा लिखना है। तो है, अच्छा अभी तो आप लोगों ने ऊपर वाला भी नहीं लिखा होगा ना शायद। 1 मिनट, हाँ रुकिए, पहले ऊपर वाला तो लिखवा दें। क्या मैंने वीडियो पॉज करने का टाइम ही नहीं दिया? फिर भी कुछ लोगों ने कर लिया होगा खुद से वीडियो पॉज। तो एक बार वीडियो पॉज करेंगे, इतना लिखेंगे। मान के चलते लिख लिया होगा। अब एक और बार वीडियो पॉज करेंगे, इतना लिखेंगे। ये मान के चलते हैं ये भी हो गया होगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं अब आप वो लिखेंगे। तो डेफिनेशन है कि सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट pseudo force is an imaginary concept and it is just a correction and it is
जस्ट अ मैथमेटिकल करेक्शन लिखो, एक काम करो, एंड इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल करेक्शन ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ. It is just a mathematical correction on Newton's second law, so that we can apply Newton's second law, so that we can apply Newton's second law in non-inertial frames, so that we can apply Newton's second law in non-inertial frames. एक लास्ट पॉइंट बाकी है, वो लास्ट पॉइंट सिंपल सी बात कहता है, वो ये कहता है कि अगर सूडो फोर्स कोई असली का फोर्स है ही नहीं, अगर सूडो फोर्स एक नकली फोर्स है, तो फिर उसका एक्शन रिएक्शन पेयर भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट आपको यही लिखना है कि देयर इज नो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर सूडो फोर्स. सूडो फोर्स के लिए कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता. तो लिखेंगे देयर इज नो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर सूडो फोर्स. सूडो फोर्स के लिए कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है. एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जिसको सूडो की हेल्प से भी हम सॉल्व कर लेंगे और बिना सूडो के भी हम सॉल्व कर लेंगे, सो दैट आपको डर ना लगे कि मैं सर कब सूडो लगाऊं कब ना लगाऊं, वो सब सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी. इस एग्जांपल से यही प्रूफ होगा कि पूरी आपकी मर्जी होती है आपको सूडो से सॉल्व करना है कि नहीं करना. सूडो से सॉल्व करो तो भी सही आंसर आएगा, नहीं करो तो भी सही आंसर आएगा. तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने के लिए आपको अपने इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा. एक मिनट. तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने के लिए आपको अपने इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा ये. तो देखिए, इमेजिन करो ये कार है. ठीक है, कार के सामने यहां पर नहीं कोई ऑब्जेक्ट टंगा होता है, गुड्डा गुड़िया लोग टांग देते हैं, कई लोग भगवान को टांग देते हैं यहां पे सामने. हाँ, तो वैसी कुछ है. तो ये कार थी, कार के आगे अंदर, कार के अंदर की बात कर रहा हूं, हाँ, बाहर की बात नहीं कर रहा. तो ये सिंपल सी कार है. कार के अंदर जो फ्रंट सीट होती है जहां ड्राइवर बैठता है, उसके सामने ऐसा स्ट्रिंग के सहारे एक ऑब्जेक्ट टंगा हुआ है. ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है. ये इनिशियल डायग्राम बनाया मैंने. तो ऐसा था. ये डायग्राम कब का है? जब कार रेस्ट पे थी. फाइनल डायग्राम भी आपके सामने बनाने जा रहा हूं. अब फाइनली बोला जा रहा है कि अगर फाइनली कार को आगे एक्सेलरेट कर दिया जाए, है ना, तो इमेजिन करो आप कि आप कार के ड्राइवर थे, आपके सामने ये रस्सी ऐसे थी. जैसे ही आप कार को आगे एक्सेलरेट करोगे, ये रस्सी ऐसे से ऐसी हो जाएगी ना, है ना. ये रस्सी पहले ऐसी थी, जैसे ही आप कार को एक्सेलरेट करोगे ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी. तो वही बोला जा रहा है कि अगर इस कार को एक्सेलरेट किया जाएगा तो जो फाइनल डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा. रस्सी जो है वर्टिकल से थीटा एंगल बना लेगी. तो हमसे बस दो बातें पूछी जा रही हैं. एक हमसे पूछा जा रहा है कि रस्सी में टेंशन क्या होगा, और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है tan थीटा क्या होगा. क्वेश्चन में एक और बात साफ साफ लिखी है कि दिस ऑब्जेक्ट remains at rest with respect to car. ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया गया है? ये स्टेटमेंट स्पेशली उन बच्चों के लिए दिया गया है जो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं. अब कुछ बच्चों ने ये सोच लिया होगा ना कि सर अगर कार आगे एक्सेलरेट करेगी तो फिर तो सर ये ऐसा ऑसिलेट करने लगेगा. कुछ बच्चों ने ये भी सोच लिया होगा. तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऑसिलेट नहीं कर रहा है.
आप सिंपली ये मान के सॉल्व करो कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, कार के रेस्पेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट कार के रेस्पेक्ट में पहले भी रेस्ट पे था और ये ऑब्जेक्ट कार के रेस्पेक्ट में बाद में भी रेस्ट पे ही रहता है। तो ये क्वेश्चन है। अब वीडियो पॉज करेंगे, एक बार आप इसको अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू कार। देखिए, कार के रेस्पेक्ट में मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट था, नीचे mg लगता होगा, ऐसा टेंशन लगता होगा, वर्टिकल से जो एंगल था वो थीटा था, इतना था। और अगर आप कार के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाने जा रहे हो और कार का एक्सेलरेशन इधर राइट में था, तो इस ऑब्जेक्ट पर ऐसा एक सूडो आ गया होगा। तो ये मैंने इस पर एक सूडो लगा दिया। कितना होता होगा सूडो? ma होता होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होता है सूडो। सूडो का मैं ओ लगाना भूल गया, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग लगा लीजिएगा, ये पूरा सूडो लिखिएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में एक चीज साफ साफ लिखी हुई है कि विथ रेस्पेक्ट टू कार ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। देखो लिखा हुआ है लास्ट में कि कार के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखता है। तो हम विथ रेस्पेक्ट टू कार ही तो बात कर रहे हैं। तो कार के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कैसा रहता होगा? रेस्ट पे। और अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो सिंपल सी बात है, इस पर नेट फोर्स क्या हो गया होगा? जीरो। जो फोर्स आड़ा टेढ़ा भागता है उसके कंपोनेंट करते हैं। तो यहां आता टी कॉस थीटा और यहां आ जाता टी साइन थीटा, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होता होगा, मतलब इस फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया होगा और उस फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया होगा। ऐसे ही होता। तो आप लिख देते सिंपली समेशन fx इज इक्वल टू जीरो। भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो होता होगा, x में भी और y में भी। तो देखो x में फोर्स जीरो लिखो, राइट में लगा टी साइन थीटा और लेफ्ट में देखिए क्या लगा? ma इक्वल टू जीरो। तो यहां से टी साइन थीटा इक्वल टू ma आ गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी को मैं डायरेक्टली बोल रहा था कि इसने इसको बैलेंस कर दिया होगा। ठीक वैसे ही एक आप समेशन fy लगा सकते हो। y में भी टोटल फोर्स क्या होने चाहिए? जीरो। तो ऊपर लगता है टी कॉस थीटा, नीचे लगता है mg। तो यहां से आपको मिल जाता टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। हमसे दो बातें पूछी गई थी, एक टैन थीटा और एक टेंशन। तो अगर 1/2 कर दूं मैं, देखो अगर 1/2 कर दूं तो देखो टैन थीटा आ जाएगा, साइन बाय कॉस टैन थीटा। तो ये आ गया टैन थीटा। कैसे आया? 1/2। देख सकते हो, जो आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो इससे ये आ गया। टेंशन की बात करें तो टेंशन भी हम निकाल सकते हैं। टेंशन ऐसे आ जाएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो टेंशन आ जाएगा। तो करते हैं ऐड। 1 में देखो क्या लिखा है? टी साइन थीटा। तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 स्क्वायर प्लस देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने LHS लिख डाले। अब RHS लिखते हैं। देखो 1 में RHS क्या है? ma। तो उसका स्क्वायर क्या होगा? m स्क्वायर a स्क्वायर। 2 में mg है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? m स्क्वायर g स्क्वायर। तो 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड किया। इसके बाद आप लोग समझदार लोग हैं, टी स्क्वायर कॉमन होता होगा, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता होगा जो कि 1 हो जाता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया होगा। यहाँ से m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। अब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, और ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें आपको ये नहीं सीखना था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, आपको सिर्फ ये सीखना था कि सूडो कैसे लगाया गया। सूडो कैसे लगाया गया? कार के रेस्पेक्ट में लगाया गया।
फिर उसका यूज कैसे किया गया, उसका यूज ऐसे किया गया नेट फोर्स 0 बोल के। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखें, मान के चलते हैं लिख लिया होगा। उसके बाद ये हिस्सा भी लिखें, तो मान के चलते हैं ये भी आपने लिख लिया होगा। तो ये हमने किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लिया, कार के रेस्पेक्ट में। अब जरा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी तो सॉल्व करके देखें कि कैसे सॉल्व होता है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, बस इक्वेशन 1 और 2 बना के छोड़ देंगे, उसके बाद आपसे बन जाएगा। देखना बिल्कुल सेम टू सेम यही इक्वेशन बन जाएगी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात मुझे एफबीडी बनाना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से बैठ करके देख के क्या लगता होगा वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट पर सीधी सी बात है क्या नहीं लगाऊंगा, सूडो नहीं लगाऊंगा। अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाने की बात करूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे इस पर सिर्फ 2 फोर्स होते होंगे, एक होता होगा mg और दूसरा होता होगा टेंशन। बस ये 2 फोर्स इस पर होते होंगे। अभी भी वर्टिकल से थीटा ही एंगल होता होगा, अभी भी टेंशन के वही कंपोनेंट होते होंगे, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, ऐसा होता होगा। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं होता होगा। भाई आप ग्राउंड से बैठ के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ना, आप तो ग्राउंड से बैठ के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट कार के अंदर है। तो सोचो ना, अगर कार चल रही है, अगर कार यहां से यहां ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो ये भी तो उसके अंदर ए एक्सेलरेशन से ही जा रहा होगा ना, सीधी सी बात है। तो अभी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, तो जरा उस इंसान के रेस्पेक्ट में सोचो जो कि ग्राउंड पे बैठा हुआ है। तो जो इंसान ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा, उसको तो यही लगेगा ना कि कार चल रही थी, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो भी मूव कर रहा था। कार ए एक्सेलरेशन से आगे निकल गई तो उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट होता वो भी ए एक्सेलरेशन से आगे चला गया होगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम सोचें तो फिर ये हमको रेस्ट पे नहीं दिखता होगा, इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ गया होगा हॉरिजॉन्टल में, ऐसा। अब क्योंकि ये एक्सेलरेट कर चुका है इस वजह से समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हम नहीं बोल सकते, हमको एम ए एक्स बोलना पड़ेगा। और देखिए फिर x में लगने वाला फोर्स एक ही फोर्स है जो कि t साइन थीटा है, इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके आगे पूरा वही रहेगा, देख लो ना। एक्सेलरेशन किधर था, x में, एक्सेलरेशन x में था तो ये यूज करूंगा। y में थोड़ी ना इस पे कोई एक्सेलरेशन है, तो y में तो वही की वही रहेगी इक्वेशन। पता नहीं समझ में आता है या नहीं भाई, सीधी सी बात है, सारा का सारा एक्सेलरेशन तो इसके पास x में है ना, तो x में लगा दिया ना। y में तो पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा, y में थोड़ी ना कोई चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ है वो तो x में हुआ है, तो x को हमने लगा दिया। तो बस इतना ही बोलना है कि यही इक्वेशन तो पहले भी आई थी और यही इक्वेशन अभी भी आ गई। तो पहले भी यही इक्वेशन बनी थी, अभी भी यही इक्वेशन बनी, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो भी सेम होगा। मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि आप विथ रेस्पेक्ट टू कार सॉल्व करो चाहे आप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करो, दोनों से सेम आंसर आते हैं। बस ध्यान ये रखना कि जब आप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करोगे तो फिर आप सूडो नहीं लगाओगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको लिखें, ये लिखना है पूरा, है ना। ये अलग सॉल्यूशन है, वो अलग था, ये वाला स्टेप बदल गया है, पहला जो था, बाकी का भले कॉमन है लेकिन ये बदल गया है। तो वीडियो पॉज करके इतना लिखें।
अब ये भी लिखें दोबारा, या फिर आपकी मर्जी, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है उसके बाद तो आ ही जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, एंड ऑल द बेस्ट।